डेट आज 18 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है अरेका नट। अरेका नट के नाम से एक बुक लिखी गई है अभी, उसका बुक का नाम ही टाइटल है अरेका नट। अरेका नट का मतलब होता है सुपारी, एक पेड़ होता है, ट्री होता है अरेका नट का। अरेका नट में एक प्रिंसिपल केमिकल मिलता है, केमिकल जिसका नाम है अरेकोलाइन हाइड्रोब्रोमाइड। इस बुक में ये बोला गया है जो ये अरेकोलाइन हाइड्रोब्रोमाइड इस अरेका नट में मिलता है, ये कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसा पाया गया कि जो बॉडी में कैंसर हो जाता है, कैंसर को ये ठीक कर सकता है, रोक सकता है कैंसर को होने से। ये बुक की जो स्टडी हुई है, मतलब इस बुक में जो लिखा गया है वो स्टडी कहाँ पे हुई, अध्ययन कहाँ पे हुआ, रिसेंटली ये सर्वे हुआ विनसिप कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ इमोरी यूनिवर्सिटी। ये एटलांटा में, और एटलांटा है यूएसए में, अमेरिका में। तो ये कैंसर इंस्टीट्यूट है एक अमेरिका में, वहाँ पे एक अध्ययन हुआ, उस अध्ययन को, स्टडी को इस बुक में लिखा गया। इसमें देखा गया कि जो अरेकोलाइन हाइड्रोब्रोमाइड है ये कैंसर सेल की ग्रोथ को अरेस्ट करने में, रोकने में ये लाभदायक हैं, रोक सकती हैं। जो अरेकोलाइन हाइड्रोब्रोमाइड है ये देखो एक एंजाइम होता है, एंजाइम का मतलब प्रोटीन ही समझ लो आप, जिसका नाम है ACAT1 एसिटाइल C0A एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ये लीड करता है कैंसर सेल को रोकने में, रिडक्शन करने में, कि ये बॉडी में कैंसर सेल को फैलने नहीं देता। इसमें देखा गया कि चूहों में, जो चूहे होते हैं ना माइस, उसमें स्टडी की गई चूहों में, उसमें जो ट्यूमर ग्रोथ है उस ट्यूमर ग्रोथ को रिडक्शन करने में ये लाभदायक पाया गया, कैंसर सेल को और ट्यूमर ग्रोथ को। तो इस चूहे पे स्टडी की गई और इसमें देखा गया कि ये कैंसर सेल को ह्यूमन बॉडी में भी रोक सकता है ग्रोथ होने से। जो कैंसर सेल डीएनए को डैमेज कर देता है उसको रिपेयर करने में सहायता करता है। इस अरेका नट में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग जो अरेका नट है अगर प्योर फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म में, तो वो डेंजरस नहीं होता, खतरनाक नहीं होता। उसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो अल्सर वगैरह को, वाउंड्स, घाव, अल्सर, फफोले और कैंसर आदि को ठीक करने में सहायता कर सकता है। तो ये अरेका नट देखो, अरेका नट पाम भी बोलते हैं इसे, ये कॉमन इसका जो नेम है च्युइंग नट भी बोलते हैं, या बीटल नट या सुपारी भी बोलते हैं इसको, अरेका नट को। कुछ इस तरह का इसका पेड़ होता है। ये अरेका नट दिखाई दे रहा है आपको। इंडिया में देखो ये लार्ज सेक्शन उगाते हैं इसको बहुत ज़्यादा, और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए भी यूज होता है इसको, मतलब धार्मिक रूप से भी इसकी पूजा वगैरह में यूज करते हैं इसको, अरेका नट को। इंडिया पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है अरेका नट का, और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस, पैदा होती है इसकी पैदावार इंडिया में, और सबसे ज़्यादा हम ही कंज्यूम कर लेते हैं इंडिया में। जो मेजर स्टेट हैं जो कल्टीवेट करते हैं इस क्रॉप को, अरेका नट को, कर्नाटक में होता है 40%, फिर केरल में 25%, असम में होता है 20%, फिर तमिलनाडु, मेघालय और वेस्ट बंगाल। लेकिन देखो इसको ऐसा माना जाता है अब तक कि ये तो बुक में स्टडी दी गई है, लेकिन नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जो अरेका नट है ह्यूमन हेल्थ पे इसके बहुत इल इफेक्ट पड़ते हैं, बुरे प्रभाव पड़ते हैं। आपने देखा होगा जो लोग सुपारी खाते हैं वो सुपारी इसी से बनती है कि सुपारी खाने से जो ह्यूमन हेल्थ है वो ख़राब होती है, दांत खराब होते हैं और बहुत सारे उससे बीमारी हो जाती हैं। और इसे ऐसा भी माना जाता है कि ये कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर हो सकता है सुपारी खाने से, लेकिन अभी स्टडी में उल्टा बताया है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लॉन्च। ये देखो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ये लॉन्च की हैं मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली लॉन्च की हैं। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मतलब है एक तरह से गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं ये जो अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हमने पढ़ा था इसको डिजोल्यूशन कर दिया है, कई बार हमने 2-3, 1 महीने पहले शायद पढ़ा था 2-3 बार इसके बारे में। तो ये अब नई डिफेंस सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई है। ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर ही इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे इंडिया में देखो ये जो कंपनी बनाई है डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगी, जो हमारी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री है, मॉडर्न इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब होता है हमारे घर पे ही, हमारे मतलब देश में ही कोई चीज़ बनाई जाए, क्रिएट की जाए, मैन्युफैक्चरिंग की जाए। तो डिफेंस इंडस्ट्री हैं जो हमारी मॉडर्न लाइन पे होंगी। और हमारे इंडिया में जितने भी हमारे मान लो मिलिट्री को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को या पैरामिलिट्री फोर्स को जो हथियारों की ज़रूरत है, या किसी लड़ाकू विमान की ज़रूरत है, या फिर हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, वो सब हमारे इंडिया में ही बनाए जाएँ, हम बाहर से ना खरीदने पड़े। ये मेन टारगेट है इसका, मतलब हमारा सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भर हो हम डिफेंस सेक्टर में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने देखो ये सारे जो 41 फैक्ट्रीज थी इस OFB की, OFB मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है, देखो ये ऑर्डिनेंस का मतलब होता है हथियार, अगर इसके पीछे डी के पीछे आई लग जाए तो ये हो जाएगा ऑर्डिनेंस, फिर बन जाएगा लॉ, कानून। तो ये ऑर्डिनेंस का मतलब है हथियार, आर्म्स,
वीपन्स। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 41 फैक्ट्रीज थी, उनको में अभी ये लगभग 65,000 करोड़ का ये प्रपोजल रखा है, जिसमें न्यू कंपनीज बनाई जाएंगी, न्यू कंपनीज के लिए। इसमें देखो जो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हुआ करता था, इसके अंदर फैक्ट्री आती थी पहले, उन सारी फैक्ट्रीज को अभी पीएसयू में बदल दिया गया है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इनमें लगभग 70,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यानी कि कर्मचारी काम करते हैं इसमें, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर ये ग्रुप ए बी सी के कर्मचारी आते हैं। इनको अब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, नई जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई जा रही है उनमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फॉरेन सर्विस की टर्म पे ये काम करेंगे और विदाउट एनी डेपुटेशन अलाउंस, कोई डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगी इन्हें अगले 2 साल के लिए। न्यू स्ट्रक्चर होगा ये सहायता करेगा जो भी शॉर्ट कमिंग्स मतलब कमियां थी एग्जिस्टिंग सिस्टम में, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पहले हुआ करता था और उसकी फैक्ट्री होती थी, जो उसमें कमियां थी उन कमियों को दूर करेगा और इनमें कंपटीशन लेके आएगा, ताकि हमारे यहाँ पे हथियार वगैरह बन भी सकें और एक्सपोर्ट भी करें। नेक्स्ट क्या है, जो 7 न्यू कंपनीज हैं, ये कुछ जो अभी न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये नई 7 कंपनीज बनाई जा रही हैं। उनका नाम है देखो, मुनीशन इंडिया लिमिटेड, आर्मोर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस वीपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड, यंत्रा इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, ग्लीडर्स इंडिया लिमिटेड। इन सबको याद करना कोई भी ज़रूरी नहीं है, बस आपको इसलिए कि अवेयर होना चाहिए आप, कि इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। नेक्स्ट टॉपिक है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट रिपोर्ट। इस कमीशन ने देखो अभी रिपोर्ट दी है। ये कमीशन पहले गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस ला के बनाया था। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि लॉ ही होता है एक तरह से, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, मान लो या तो एक हाउस सेशन में नहीं है लोकसभा, या दोनों हाउस सेशन में नहीं है लोकसभा या राज्यसभा, किसी का सेशन नहीं लग रहा है, दोनों हाउस सेशन में नहीं है या एक हाउस सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि आर्टिकल 123 के अंदर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। यानी कि जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाती है ऐसे प्रेसिडेंट लॉ बना सकते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी कब तक होती है, 6 वीक तक होती है, जब पार्लियामेंट का सेशन लगेगा। जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाएगी तो 6 वीक्स के अंदर अंदर इसको पास कराना पड़ता है। तो ऑर्डिनेंस के जरिए एक कमीशन बनाया गया था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया। एडजॉइनिंग एरिया है जो एनसीआर के आसपास का, दिल्ली के आसपास का एरिया है भाई साहब, जो हरियाणा, यूपी, पंजाब या फिर आपका मध्य प्रदेश या आपका राजस्थान, ये वाला एरिया, उसकी एयर क्वालिटी को मैनेजमेंट करने के लिए ये कमीशन बनाया है। तो ये कमीशन ने अभी रिपोर्ट दी है। इस कमीशन की रिपोर्ट ने ये बोला है कि 70% रिडक्शन हुआ है स्टबल बर्निंग के केसेस में पंजाब में, और 80% रिडक्शन हुआ है हरियाणा में लास्ट ईयर से। जितना पिछली बार स्टबल बर्निंग किया जाता था, स्टबल का मतलब होता है पराली, जब धान की खेती की जाती है, पैडी कल्टीवेशन, उसमें जो अवशेष बच जाता है फॉडर, चारा, जो भैंसों को भी खिलाया जाता है लेकिन भैंस उसे खाती नहीं है, बहुत ही कम खाती हैं, खाती तो हैं। तो ये स्टबल जो बर्निंग की जाती थी, खेतों में जला देते थे, इसके केस घटे हैं ऐसा बोला है। लेकिन ये प्रीलिमिनरी एनालिसिस है, क्योंकि अभी देखो प्रीलिमिनरी का मतलब है समय से पहले एनालिसिस कर लिया इस कमीशन ने, क्योंकि हार्वेस्टिंग अभी पूरी तरीके से हुई नहीं है। अभी डे टू डे वेरिएशन देखने को मिल रहा है, एक्सट्रीम हाई केस भी देखने को मिल रहे हैं कि कहीं पे फायर, नंबर ऑफ फायर बढ़ भी रही हैं। सेवरल इनिशिएटिव लिए गए हैं इसके लिए स्टबल बर्निंग को डिक्रीज करने के लिए, जैसे यूज ऑफ हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर एक मशीन होती है हार्वेस्टिंग की। जब मान लो धान को काट के, धान तो निकाल लिया, पैडी चावल निकाल लिया उससे, और फिर जो खेत में बच गया मान लो स्टबल, उसको काटने के लिए मशीन होती है छोटी सी, वो हैप्पी सीडर ट्रैक्टर की तरह मशीन होती है, लेकिन ट्रैक्टर की तरह दिखती नहीं है वो जो स्टबल बच जाता है उसको काटने के लिए हार्वेस्टिंग के बाद। और दूसरी टेक्नोलॉजी, ये बायो डिकम्पोजर को यूज किया जा रहा है। बायो डिकम्पोजर के बारे में हमने पूसा के बारे में पढ़ा ना, अलग से लेक्चर लेके, पूसा बायो डिकम्पोजर, तो ये वही है बायो डिकम्पोजर, पूसा बायो डिकम्पोजर, इसका यूज भी किया जा रहा है। लेकिन ये देखो रिजल्ट इनका जो आने में टाइम लगता है। देखो ये होता है स्टेबल बर्निंग, ये स्टेबल बच जाती है, ये तो या हैप्पी सीडर मशीन हो उससे इसको खेत से निकाला जाए और इसका चारा बना के इसे हटा दिया जाए, या फिर जो पूसा बायो डिकम्पोजर का यूज किया जाए। लेकिन देखो किसान के पास इतने भाई साहब पैसे होते नहीं है वो हैप्पी सीडर मशीन खरीदे, और हैप्पी सीडर मशीन से ये कटवाए तो वो भी पैसे लेती है। अगर किसी और की मशीन खेत में लगवाए तो उसके पास ऑप्शन क्या बचता है, इसे जलाने का। दूसरा कारण ये है कि अब धान की खेती जैसे की गई है पैडी कल्टीवेशन, तो पैडी कल्टीवेशन के बाद कम समय बचता है कि गेहूं, अब गेहूं बोने वाले हैं, या तो वो सरसों बोंगे, मस्टर्ड,
मस्टर्ड बोएंगे, मस्टर्ड तो खेतों में लगा भी दी गई है। और या फिर वो गेहूँ बोएंगे, वीट। तो ये कम समय बचता है इन्हें निकालने का। अब किसान के पास ना तो इतनी लेबर है, अगर लेबर लगाए तो वो उसे पैसे देने पड़ेंगे, खर्च होगा। तो किसान सोचता है फार्मर कि इसे जला दूं, तो इसे जला देता है, लेकिन उसके नुकसान होते हैं, क्योंकि देखो इतना धुआं निकल रहा है, इससे पॉल्यूशन होता है। आसपास के एरिया में पंजाब हरियाणा से ये धुआं चल के आता है दिल्ली, पूरी दिल्ली में ये धुआं हो जाता है। और इधर से मानसून भी लेट हो गए हैं इस साल, देखो मानसून लेट हो गई है। मानसून लेट होने की वजह से, ये ओवर हंगिंग मानसून की वजह से मॉइस्चर है इन्वायरमेंट में। और मॉइस्चर है, देखो ये वेस्टर्न यूपी है, जो वेस्टर्न यूपी से आता है मॉइस्चर। ये वाला मैप देखो आप, यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हो अपना हिंदुस्तान, यहाँ पे हमारा दिल्ली है, ये हरियाणा पंजाब और इधर यूपी है। तो इधर जो दिल्ली है, इधर वेस्टर्न यूपी से आता है मॉइस्चर, मतलब हवा में जो मॉइस्चर रहता है, पानी रहता है, इधर से आता है आपका धुआं, ये आता है। तो धुआं और ये मॉइस्चर, फॉग, मॉइस्चर से फॉग बनता है। फॉग मतलब कोहरा, एक तरह से कोहरा जब दिखाई नहीं देता, थोड़ा धुंधलापन सा हो जाता है। और जो ये धुआं आ रहा है तो ये स्मोक है। तो स्मोक और फॉग मिलके स्मोक बना लेते हैं, और तो ये फिर हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। अस्थमा की बीमारी, बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। तो ये इसकी वजह से नुकसान ही होता है भाई साहब। तो यही था इसमें। नेक्स्ट है ई वोटिंग। ई वोटिंग देखो अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसने डिसीजन लिया है कि अभी तेलंगाना में इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पे ई वोटिंग की जाएगी। ई वोटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, मोबाइल के जरिए वोटिंग करोगे। देखो घर पे बैठे बैठे मोबाइल में ऐप होगी, वोट कर दो, आपको पोलिंग बूथ पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, पहले एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे मुख्य मुख्य न्याय, क्या बोलते हैं इसे, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं हिंदी में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने ये कंसर्न, परेशानी जताई है कि भाई साहब जो ऑनलाइन वोटिंग का आइडिया है या रिमोट वोटिंग का आइडिया है, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। क्योंकि अभी जो तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ये डिसीजन ले रहा है कि ये ई वोटिंग का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और रिमोट वोटिंग का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, तो इसमें कुछ परेशानी है, प्रॉब्लम है। अभी तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन कराने वाला है, 20 अक्टूबर को इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये लास्ट वीक अनाउंस किया था, जो 20 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे तेलंगाना में, तो ई वोटिंग के जरिए, ऑनलाइन वोटिंग के जरिए होंगे, ऐप बेस्ड, मोबाइल पे ऐप होगी, आप ऐप के जरिए कर सकते हो वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ऑन दी अदर हैंड ये बोल रहा है कि लास्ट ईयर इलेक्शन कमीशन, जो इंडिया, हमारा इंडिया का इलेक्शन कमीशन है, उसने भी ये बोला था लास्ट ईयर कि हम रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे इलेक्टर को। जो पोलिंग बूथ पे, पोलिंग स्टेशन पे वोट देने नहीं आ सकते, मान लो ऐसे बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं आ सकते, तो उनके लिए रिमोट वोटिंग का ये प्रोविजन होगा कि घर से ही वो वोटिंग कर सकें। अब इसकी कंसर्न क्या, परेशानी क्या है अगर वो ऐप से करेंगे? देखो भाई साहब, सीक्रेट ऑफ बैलेट की ये परेशानी है, सीक्रेसी, उनकी सीक्रेसी कैसे मेंटेन होगी? क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो अभी लोग आके पोलिंग स्टेशन पे वोट करते हैं आके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे बटन दबा के, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी देखो सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें, लेकिन इस पर भी डाउट रहते हैं, लीगल डिस्प्यूट, विवाद चलते रहते हैं इस पर भी। आपने देखा होगा इलेक्शन होने के बाद एक दूसरी जो पार्टी हैं वो आरोप लगाती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़खानी की गई है। तो ऐसे आरोप लगते हैं, इस पे भी डाउट है। जो ये ऐप बेस्ड वोटिंग होगी भाई साहब, वो तो फुल प्रूफ होगी ही नहीं फिर। ये देखो इसमें क्या है, वोटर की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, अभी ये क्लियर नहीं है। फ्री वोटिंग इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन करेंगे, और जो सीक्रेसी है हर एक वोटर की, वो कैसे मेंटेन करेंगे? देखो साइबर क्राइम भी तो हो सकता है, हैकिंग भी तो हो सकती है, हैकिंग के केस आपने सुने हैं, साइबर क्राइम हो सकता है। तो ये वैसे ही साइबर क्राइम के इतने केस चलते रहते हैं, तो ये इनकी सीक्रेसी मेंटेन करना अभी डिफिकल्ट है। और पॉलिटिकल हर्डल्स भी फेस करने को मिल सकते हैं। और ऐसे देखो आउट स्टेशन वोटर्स जो दूर दराज के इलाके में, वहाँ पे भी कैंपेनिंग अभियान बढ़ सकते हैं, ये इससे परेशानी है। नेक्स्ट टॉपिक है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। ये रिसेंटली देखो न्यूज में है, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क भी है ये, और टाइगर रिजर्व भी है। ये नीलगिरी माउंटेन पे है तमिलनाडु में। जो तमिलनाडु है भाई साहब, ये अपना हिंदुस्तान है, यहाँ पे देखो तमिलनाडु है, ये केरल है और ये कर्नाटक है, जो तीनों का ये बॉर्डर लगता है। यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ आती हैं और यहाँ पे ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ, ये दोनों आके नीलगिरी माउंटेन पे मिल जाती हैं। तो ये मीटिंग पॉइंट है, ये नीलगिरी माउंटेन। यहाँ पे मुद्दुमलाई नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। मतलब फॉरेस्ट एरिया, जंगल, उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं, टाइगर रिजर्व जहाँ पे टाइगर को कंजर्व करना होता है। ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट भी है, यहाँ पे नीलगिरी जिला है इसका, किसका, तमिलनाडु का। और ये कर्नाटक और केरल से बॉर्डर लगाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पे, 2007 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही।
यहाँ पे बहुत सारे एंडेंजर स्पीसीज मिलते हैं, जो वनरेबल स्पीसीज भी हैं, जैसे बंगाल टाइगर मिलता है यहाँ पे, इंडियन लियोपार्ड मिलता है, इंडियन एलिफेंट हाथी मिलता है, गौर गौर बोलते हैं, इंडियन भैंसा भारतीय भैंसा, इंडियन बिसन भी बोलते हैं इंग्लिश में, इंडियन बिसन BISON। ये है भाई साहब बंगाल टाइगर, देखा है आपने। ये है इंडियन लियोपर्ड, और ये आपका हाथी आपने देखा ही होगा, और ये है भैंसा गौर, GAUR, गौर या इंडियन बिसन या भारतीय भैंसा। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन USA इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप डायलॉग। अभी देखो 8th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई इंडिया और USA की, इंडिया और USA के मिनिस्टर मिले, उनकी 8वीं मीटिंग हुई, उन्होंने ये एक पार्टनरशिप की है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप डायलॉग। इसमें देखो डिस्कशन क्या है, किस पे, बहुत सारे सब्जेक्ट है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये इकोनॉमी को कैसे रिकवरी की जाए, कैसे कोलैबोरेट किया जाए टेक्निकल एरियाज़ में, और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट किए दोनों ने। क्लाइमेट फाइनेंस कैसे किया जाए, कि जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही हैं उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किया जाए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कुछ स्टेप उठाए जाएँ। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काले धन को, यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, जो इलीगल तरीके से मनी कमाई है, अवैध तरीके से पैसा कमाया, उसको वैध तरीके में कन्वर्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग है प्रोसेस। इसको कैसे बचाया जाए, और कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, जो आतंकवाद को पैसा जाता है उस पैसे को कैसे रोका जाए, आतंकवाद को बढ़ने को से कैसे रोका जाए। दोनों साइड से USA और मतलब USA अमेरिका ने और इंडिया ने कमिटमेंट की है कि बायलैटरल लेवल पे और मल्टीलैटरल लेवल पे हम ये दोनों कोलैबोरेट करेंगे एक साथ, और म्यूचुअल और ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज को सुलझाएंगे एक साथ मिलके। नेक्स्ट टॉपिक है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंस के आंसर में कहीं यूज कर सकते हो। अगर मान लो, जैसे मान लो रिच और पुअर से रिलेटेड कोई आंसर आता है कि रिच ज़्यादा रिच होता जा रहा है और पुअर ज़्यादा पुअर होता जा रहा है, या इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड कोई आंसर आता है, मतलब क्वेश्चन आता है हर साल। देखो एक क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ से तो रहता ही है पेपर 3 में, GS पेपर 3 में जो इकोनॉमी का आता है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ, उसमें देखो इंक्लूसिव ग्रोथ में, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये है कि देखो एक तो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ का मतलब है हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, पहले 5.60 फिर 7.6 ऐसे ग्रोथ कर रही है। और इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है, इंक्लूसिव मतलब समावेशी बोलते हैं हिंदी में, समावेशी। समावेशी मतलब या इंक्लूसिव मतलब होता है कि हर एक आदमी को ग्रोथ का, जो GDP ग्रोथ हुई है हमारी या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, हर एक आदमी को, पुअर ऑफ द पुअरेस्ट, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, हर एक आदमी को, गरीब से गरीब तबके के आदमी को भी फायदा पहुंचे ग्रोथ का। ऐसा ना हो सिर्फ अमीर उसका फायदा उठा ले, गरीबों को भी पहुंचे, वो है इंक्लूसिव ग्रोथ। हर एक जेंडर को पहुंचे, ऐसा नहीं सिर्फ मेल को पहुंचे, फीमेल को भी पहुंचे, हर एक जेंडर को पहुंचे, तो ये है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल जो बनाई है, ये क्या करेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ को ही बढ़ाएगी। ये किसने बनाई है, जापान ने, जापान ने अपने देश के लिए बनाई है। लेकिन हम इंडिया में ऐसा एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे जापान ने बनाई है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल, ऐसी इंडिया में बनाई जा सकती है। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं नए फूमियो किसीडा, फूमियो किसीडा ने ये अभी फ्लैगशिप काउंसिल बनाई है। फ्लैगशिप का मतलब होता है मुख्य, प्रिंसिपल काउंसिल, मुख्य प्रिंसिपल या मेन काउंसिल बोल सकते हो, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल। पर्पज क्या है, पर्पज ये देखो, जो वेल्थ है, धन है, उसका जो डिस्पैरिटी आती है वेल्थ की वजह से, डिस्पैरिटी का मतलब है असमानता, असमानता यानी कि असमानता मतलब समझते हो आप, डिस्पैरिटी। इसको वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करना हाउस होल्ड में, मतलब ज़्यादा जो रिच हैं वो रिच ही ना रहें, जो पुअर हैं पुअर ही ना रहें, जो वेल्थ है समान रूप से बटे। कंपोजिशन क्या है इसमें, देखो मिनिस्ट्री से भी आएंगे, कुछ मिनिस्टर रहेंगे इसमें काउंसिल में, कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्राइवेट सेक्टर से भी रहेंगे, और एटलीस्ट कम से कम देखो 7 प्राइवेट सेक्टर से मेंबर आएंगी, जो वुमन रहेंगी, महिला रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है द्रास। ये द्रास एक प्लेस है, जगह है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर लद्दाख के पास है, ये कारगिल के पास। वहाँ अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने देखो दशहरा को सेलिब्रेट किया, दशहरा मनाया सोल्जर के साथ, सैनिकों के साथ मिलकर। इंडियन आर्मी जो हमारी कारगिल के पास है द्रास एरिया, वहाँ पे दशहरा मनाया, इसलिए ये एरिया न्यूज में था। तो हमारे लिए लोकेशन बस इंपॉर्टेंट है इसकी। ये देखो गेटवे टू लद्दाख भी बोला जाता है द्रास को, यहाँ से लद्दाख के लिए जाया जाता है, रूट है, हाई एल्टीट्यूड रूट है। ये अपना हिंदुस्तान आप देख रहे हो, हिंदुस्तान का ये अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इस वाले एरिया को ये देखो यहाँ पे, ये आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दिख रहा है मैप। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है ये लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इसको, LOC। ये इधर वाला हिस्सा है जो POK का है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, हिंदी में बोलते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे में है अभी ये वाला एरिया, है इंडिया का ये। और ये वाला एरिया यहाँ पे
ये अक्साई चीन बोलते हैं इसको, अक्साई चीन, ये चीन के कब्जे में है, ये इंडिया का हिस्सा है अक्साई चीन। और ये जो लाइन है ये बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में, ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये LAC है और ये है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये यहाँ पे कारगिल के पास ये जो रेड रेड एरिया दिख रहा है ये है द्रास, श्रीनगर इधर है, इधर कारगिल है द्रास के साइड में, इधर लेह है एरिया। तो ये स्ट्रेटजिक लोकेशन है, यहाँ पे इंडियन आर्मी के पर्सनल है, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे LOC के पास तैनात रहते हैं। ये कोल्डेस्ट, वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे जो टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, उससे भी कम चला जाता है। ये जोजिला पास और कारगिल के बीच में है। जोजिला पास, पास का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं दर्रा, दर्रा या पास का मतलब होता है माउंटेन में, मान लो ये माउंटेन है, पहाड़ी है, इसके बीच में से मान लो कुछ ऐसी जगह है निकलने की, यहाँ से रास्ता सड़क बनाई जा सकती है, तो ये हो गया पास या दर्रा। और एक देखो घाटी होती है, घाटी क्या होती है, जैसे ये माउंटेन यहाँ से, ये ज़मीन है, माउंटेन यहाँ से उठ रही है, अगर ये माउंटेन नीचे चली जाए और यहाँ तक ये नीचे गड्ढा बन जाए तो ये हो जाती है वैली, हिंदी में बोलते हैं घाटी, घाटी या वैली बोलते हैं इंग्लिश में, VALLEY। तो घाटी और दर्रे में पास में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो जनरली टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से रहता है विंटर में, और ये कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है इंडिया का, मतलब जहाँ पे लोग बाग रहते हैं सबसे ठंडा प्लेस है इंडिया का। नेक्स्ट टॉपिक है UN ह्यूमन राइट काउंसिल। देखो बहुत बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम, और इसका स्पेशल लेक्चर बना हुआ है अदर इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट की, जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट है ना, जहाँ पे आपको देखो नीचे वीडियो चल रही है ना, जो वीडियो के नीचे सिंपल CSC दिखाई दे रहा होगा, सिंपल CSC पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट की अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट आएगी, वहाँ पे जाके फुल इसका लेक्चर देख सकते हो। इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे शॉर्टकट में। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि 6वीं बार इंडिया UN ह्यूमन राइट काउंसिल में इलेक्ट हो गया है, मतलब इंडिया इलेक्ट हो गया, चुना गया है 6वीं बार 6 टर्म के लिए। ये देखो 3 साल पहले USA ने भी छोड़ दिया था UN ह्यूमन राइट काउंसिल को, छोड़ दिया था, इसका मतलब छोड़ के चला गया था, विद्रॉ कर लिया था अपने आप को, लेकिन 3 साल बाद फिर दोबारा से USA ने ज्वाइन कर लिया है UN ह्यूमन राइट काउंसिल को। छोड़ा किस लिए था? छोड़ा इसलिए था, इस पे आरोप लगाए थे कि ये इजराइल के अगेंस्ट ये बाइसनेस करता, पक्षपात करता है। इजराइल एक देश है, आपको पता ही होगा कहाँ पे है, ये अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है आपको, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, और यहाँ पे जो पिंक कलर का छोटा सा दिखाई दे रहा है वो है भाई साहब इजराइल। ये देखो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये है इजराइल, यहाँ लिखा है इजराइल, ये इजराइल लिखा है, ये वाला, ये पिंक कलर का है जो, ये है इजराइल। तो इजराइल के अगेंस्ट ये पक्षपात करता है, बाइसनेस करता है, बाइस का मतलब होता है पक्षपात करना, ये बाइस पक्षपात करना। तो ऐसे आरोप लगाए थे कि ये लैक ऑफ रिफॉर्म की कमी है, इसमें सुधार की कमी है UN ह्यूमन राइट काउंसिल में, इसलिए USA ने छोड़ दिया था। लेकिन दोबारा जो बिडेन जब राष्ट्रपति बने अभी दोबारा से ज्वाइन कर लिया इसने। बैकग्राउंड क्या है देखो, ह्यूमन राइट काउंसिल है जो, इसके कैंडिडेट इलेक्ट किए जाते हैं ताकि हर एक जोग्राफिकल एरिया से रिप्रेजेंटेशन रहे। जोग्राफिकल एरिया का मतलब जैसे ये कॉन्टिनेंट है, एक अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से हर जगह से रिप्रेजेंटेशन रहे। UN ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसके मेंबर है जो हर एक प्लेस से आए, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसके इलेक्शन किए जाते हैं। तो ह्यूमन राइट काउंसिल है जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल, ये देखो इससे पहले एक कमीशन हुआ करता था, UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया इस काउंसिल ने, कमीशन को हटा के काउंसिल बना दी 2006 में, 2006 में ये बना दी। इसमें कुछ मतलब कुछ कमियां थी कमीशन में, तो कमीशन को बदल दिया काउंसिल में। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ पे? स्विट्जरलैंड एक देश है, कंट्री है यूरोप में, उसमें एक जगह है जेनेवा, एक शहर है, सिटी है, शहर, तो वहाँ पे है इसका हेड क्वार्टर। इसका कंपोजिशन मेंबर कितने होते हैं? 47 मेंबर होते हैं इसके, और इलेक्ट किए जाते हैं इसके मेंबर। हर साल कुछ मेंबर इसके रिटायर होते हैं और फिर उनको इलेक्ट किया जाता है दोबारा से, मतलब दूसरे मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। ये 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, जैसे अभी इंडिया इस साल इलेक्ट हुआ, 3 साल के लिए मेंबर रहेगा इसका काउंसिल का। और कोई भी देखो मोर देन 2 कंजिक्यूटिव टर्म के लिए नहीं इलेक्ट हो सकता। जैसे मान लो इंडिया अभी इलेक्ट हुआ, 3 साल के लिए रहेगा, फिर दोबारा भी इलेक्ट हो सकता है अगले 3 साल के लिए, फिर लेकिन तिबारा नहीं हो सकता, तीसरी बार नहीं हो सकता इलेक्ट। तीसरी बार होना तो उसे गैप देना पड़ेगा 2, 3, 4 साल का, फिर वो इलेक्ट हो सकता है इंडिया। तो लगातार सिर्फ 2 साल के लिए, 2 टर्म के लिए, 2 टर्म, एक टर्म 3 साल की होती है, तो लगातार 2 टर्म के लिए इलेक्ट हो सकता है। इसके फंक्शन क्या है? ये देखो एक पीरियोडिक रिव्यू करती है ह्यूमन राइट का, कि मानव अधिकार कहीं पे उल्लंघन तो नहीं हो रहा मानव अधिकारों का,
ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा, ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास करती है। नॉन बाइंडिंग का मतलब बाध्यकारी नहीं होते, किसी भी मेंबर को या स्टेट को माने ना माने उनकी मर्जी है। तो ये एक डॉक्यूमेंट निकालती है, डॉक्यूमेंट का नाम है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। ये आपको याद रखना है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू कौन निकालता है? यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसमें कुछ ह्यूमन राइट लिखे होते हैं मानव अधिकार के, हर एक देश को ये इंप्लीमेंट करने चाहिए, उनकी मर्जी है ना करें फिर भी भाई साहब। तो ये छानबीन करती रहती है कहीं पे वायलेशन तो नहीं हो रहा, किसी स्पेसिफिक कंट्री में वायलेशन का मतलब उल्लंघन तो नहीं हो रहा ह्यूमन राइट का। कुछ चैलेंजेज और नीड फॉर रिफॉर्म है इसकी, मतलब इसमें सुधार करने की जरूरत है, और कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके सामने, चुनौतियां हैं ह्यूमन राइट काउंसिल के सामने। वो क्या है? जो ह्यूमन राइट है ना, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके कुछ मेंबर हैं जैसे सऊदी अरबिया, चाइना है, रसिया है। ये काउंसिल के मेंबर ऐसे हैं जो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसके जो मिशन है और एम है, इसके साथ मिलकर काम नहीं करते ये। तो इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ह्यूमन राइट काउंसिल की बात कोई नहीं मानता। और डेस्पाइट देखो इसके बावजूद भी जब पार्टिसिपेशन होता है, बहुत वेस्टर्न कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन वो क्या है, ह्यूमन राइट है ना, ह्यूमन राइट के वायलेशन वहाँ देखने को ज़्यादा मिलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। नेक्स्ट ये है नॉन कंप्लाइंस। बहुत सारी कंट्री हैं जो देखो नॉन बाइंडिंग है, इसके जो भी रिजोल्यूशन निकालती है नॉन बाइंडिंग है, मतलब कोई माने ना माने कोई ज़रूरी नहीं है, बाध्यकारी तो है नहीं। अगर बाइंडिंग होते तो भाई साहब फिर भी कंट्री मानते, तो नॉन बाइंडिंग है इसके। तो ये नॉन कंप्लाइंस देखने को मिलता है। जो ह्यूमन राइट काउंसिल के जो भी रिजोल्यूशन में ह्यूमन राइट वगैरह होते हैं, उनको जो भी नियम रूल वगैरह होते हैं, बहुत सारी कंट्री कंप्लाइंस नहीं करती, मानती नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपने कानून भी नहीं बनाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पावरफुल नेशन है जैसे यूएस, अमेरिका, इनका पार्टिसिपेशन भी देखने को नहीं मिलता। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति, तो ये इजराइल को लेके इन्होंने विदड्रॉ कर लिया था ह्यूमन राइट काउंसिल से। ह्यूमन राइट काउंसिल, मेरे मुंह से राउट क्यों निकल रहा है? तो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है जो, उससे विदड्रॉ कर लिया था कई बार, मतलब 3 साल पहले विदड्रॉ कर लिया था इजराइल को लेके कि आरोप लगाए थे इजराइल के अगेंस्ट ये काम करती है ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ये ऐसे आरोप लगते हैं कि जो पावरफुल नेशन है वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते इसके साथ मिलके। तो ये सारे इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं और चैलेंजेस हैं, तो इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है इसलिए। तो यही थे आज के टॉपिक।